वजह तलाश करो अपने हार की, किसी के जीत पर रोने से कुछ नहीं होता। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे निकोल्स प्रिज्म, फेज रिटार्डेशन प्लेट और स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। यह सब पोलराइजेशन ऑफ लाइट के ही अंतर्गत ये सभी टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निकोल्स प्रिज्म क्या आता है। निकोल्स प्रिज्म यह कैल्साइट क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है, कैल्साइट क्रिस्टल, यह क्या है? डबली रिफ्रैक्टिंग सब्सटेंस या क्रिस्टल है। तो जो डबली रिफ्रैक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या आता है कि जब कोई किसी सोर्स से लाइट जब पास आती है और उस क्रिस्टल से जब वह पास करती है तो क्या करता है कि उसको दो रे में डिवाइड कर देता है। पहला ओ रे और दूसरा ई रे। ओ रे मतलब ऑर्डिनरी रे, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो ओ रे होती है वह क्या करती है? स्नेल्स लॉ इन सभी को फॉलो करती है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ये फॉलो नहीं करती है इन सभी लॉ को, जैसे स्नेल्स लॉ वगैरह, इन सभी को ये फॉलो नहीं करती है। तो ये जो निकोल प्रिज्म होता है इसको सबसे पहले विलियम निकोल, इन्होंने इसको डिजाइन किया था, विलियम निकोल। तो क्योंकि इन्होंने इस प्रिज्म को डिजाइन किया था इसलिए उन्हीं के सम्मान में इस प्रिज्म को निकोल प्रिज्म कहा जाता है। और यह जो क्रिस्टल होते हैं किस टाइप के क्रिस्टल होते हैं? ये जो कैल्साइट होता है यह निगेटिव क्रिस्टल होता है। निगेटिव क्रिस्टल, क्रिस्टल जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, निगेटिव क्रिस्टल और पॉजिटिव। तो ये जो कैल्साइट है यह निगेटिव क्रिस्टल है। अगर पॉजिटिव अगर क्रिस्टल देखें तो ये क्या होता है? एक क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो है यह एक पॉजिटिव क्रिस्टल है। तो यहाँ पर लेकिन यूज किसका आता है? निकोल प्रिज्म में कैल्साइट क्रिस्टल, जो कि एक नेगेटिव क्रिस्टल होता है। तो अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप में है निकोल प्रिज्म का। कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन में देखा गया कि यह एक कैल्साइट क्रिस्टल से मिलकर बना होता है और इसकी जो विड्थ होती है, जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए यह कैल्साइट क्रिस्टल है और इस कैल्साइट क्रिस्टल की जो विड्थ होती है इसकी लेंथ उसके 3 टाइम्स होती है। सपोज दैट इसकी जो विड्थ है, मान लीजिए इसकी जो विड्थ है, विड्थ वह मान लीजिए अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी जो लेंथ होगी वह कितनी होगी? लेंथ होती है इसके 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ के होती है, इसके बराबर, मतलब 3 into 4 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो इसको इस तरीके से किया जाता है कि इसकी विड्थ के 3 टाइम्स इसकी लेंथ होती है। और इसमें देखते हैं इसको क्या करते हैं कि एक किसी कॉर्नर से इसको एक एंड से इसको काट दिया जाता है। जैसे अगर ये क्रिस्टल है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि किसी एक एंड से काट देंगे। तो काटने पर क्या करेंगे, फिर उसको कनाडा बाल्सम सीमेंट के थ्रू इसको जोड़ दिया जाता है। सपोज दैट जैसे जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, और दूसरा यहां से ऐसे हो जाता है। और इसको क्या करेंगे, इसको कट करने के बाद कनाडा बाल्सम सीमेंट के थ्रू जोड़ दिया जाता है। ये जो है ये कनाडा बाल्सम सीमेंट के थ्रू इसको जोड़ा जाता है। तो इसको जैसे सपोज दैट यह हो गया ए डैश बी एंड सी डैश सी और ये डी। और जब इसको कट कर दिया जाता है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये कितना बनता है? 68 डिग्री का।
यह एंगल जो होता है 68 डिग्री का होता है। और इसमें क्या करें, जब ये जो कनाडा बाल्सम जो सीमेंट होता है यह एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट होता है, तो इस ट्रांसपेरेंट सीमेंट के थ्रू इस ये जो क्रिस्टल को जो हम कट करते हैं उसी के थ्रू फिर जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, अगर हम इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें, जैसे क्योंकि ये जो कैल्साइट क्रिस्टल ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है, तो यहाँ से जो भी अगर मान लीजिए किसी सोर्स यस से लाइट जा रही है, यहाँ S1 हो गया, ये S2, यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट जा रही है यहाँ पर, ये इनका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होंगे वह किस डायरेक्शन में, क्योंकि सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकली वाइब्रेट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी। यह पैरेलल के लिए नोटेशन होता है, यह परपेंडिकुलर के लिए डॉट वाला, ऐसे इसका भी हो जाएगा। तो यह कैसी है, यह अनपोलराइज्ड लाइट जब इस क्रिस्टल पर पड़ती है तो क्या होता है, यह दो रे में डिवाइड हो जाती है, एक ओ रे दूसरी ई रे। ओ रे मतलब ऑर्डिनरी रे, और जो ई रे होती है वह कैसी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओ रे क्या करती है, वह स्नेल्स लॉ इन सभी को फॉलो करती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है वह इन सभी को फॉलो नहीं करती है। तो जैसे अगर मान लेते हैं, जब यह यहाँ से क्या होगा कि ये जो ओ रे होगी स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगी और यह इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो कंपोनेंट होगा वह किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन जो ई रे होगी वह सीधे ऐसे निकल जाएगी, और इसका जो वाइब्रेशन होगा वह प्लेन के पैरेलल होगा, ई रे। तो यहाँ पर एक पॉइंट एम है, यहाँ से जो ओ रे होगी है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, अभी देखते हैं। जो देखिए, अगर इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो जो कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बीच में होता है, ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस क्रिस्टल के थ्रू, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल के जो ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज दैट म्यू ओ है ऑर्डिनरी रे के लिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कितना है, म्यू ई। तो जो कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसको कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, म्यू बी से। कनाडा बाल्सम इसको किससे डिनोट किया जाता है, म्यू बी। तो जो म्यू बी की जो वैल्यू होगी वह इन दोनों के बीच में होगी, मतलब ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दोनों के बीच में होता है। तो अगर इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह कितना होता है, अगर म्यू ओ की वैल्यू होती है 1.658 और म्यू ई की वैल्यू होती है 1.486, तो ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह होता है 1.658, और म्यू ई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.486। तो इन्हीं के बीच में कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाई करता है, मतलब जो भी कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू बी वह कितना होता है, 1.55। ठीक, तो इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब इसमें देखते हैं ये इसका जो एक्शन कैसे होता है, इसके एक्शन के बारे में बात करें, या इस कह सकते हैं इसकी वर्किंग किस टाइप से होती है निकोल प्रिज्म की। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी लाइट सोर्स यस से जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी नेगेटिव या कह सकते हैं पॉजिटिव, यहाँ पर क्योंकि निकोल प्रिज्म है या एक कैल्साइट क्रिस्टल जो यह एक तरीके का नेगेटिव क्रिस्टल है, तो इस पर जब पड़ती है तो यह दो रे में डिवाइड हो जाती है, ई रे और ओ रे। तो अब देखिए जो जो ओ रे होता है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो तभी होता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो म्यू ओ ये वाली जो वैल्यू है 1.658
या ग्रेटर देन है इसके अपेक्षा, ये इससे बड़ी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑर्डिनरी रे का जो कह सकते हैं जो मीडियम होगा ये डेंसर से किस तरफ आ रही है, कनाडा बाल्सम पे यहाँ पर टक्कर हो रही है, इस पे जब पड़ रही है उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। ये वाली वैल्यू जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर मान लीजिए कोई लाइट सोर्स इधर मान लीजिए ग्लास वगैरह है या वाटर है, तो यहाँ इसमें से अगर कोई लाइट रे अगर आएगी, अगर वह जब क्रिटिकल एंगल पे पड़ती तो क्या होता है, टोटल उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है जब वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ऑर्डिनरी रे इसका जो इंसिडेंस ऑफ एंगल होता है वह क्रिटिकल एंगल से अगर वह ज्यादा होता है तो वह उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ जैसे अगर ये मान लीजिए अगर कांच है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और यह अगर एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो जब यह डेंसर से रेयर में आती तभी यह केस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर क्योंकि जो ओ रे है यह कह सकते हैं कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा ओ रे के लिए वह कितना है 1.658, और कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.55। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, म्यू ओ की। इसका मतलब ये जो मीडियम होगा वह कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा, और ये वाला रेयर मीडियम। तो कह सकते हैं जो कनाडा बाल्सम होगा वह रेयर मीडियम का काम करेगा, और ये जो कैल्साइट क्रिस्टल जो ओ रे के लिए है उसका वह एक डेंसर मीडियम का काम करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लाइट है वह डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो इसलिए वह रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ई रे, जो यहाँ पर ई रे जो निकल रही है ये इसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसका अगर देखें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है 1.486, और इसका क्या कनाडा बाल्सम का है 1.55। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो अब देखिए डेंसर मीडियम क्या हो गया, अब यहाँ पर जो कनाडा बाल्सम होगा ये डेंसर मीडियम का काम करेगा, और ई रे के लिए जो कैल्साइट क्रिस्टल होगा वो कितना होगा, वह रेयर मीडियम का काम करेगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.486 है। तो इसलिए यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा और लाइट पास हो जाती है। तो अगर हम इसके क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करें, देखिए क्रिटिकल एंगल को किससे दिखाया जाता है, सी से। क्रिटिकल एंगल इसको किससे डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। तो हमको पता है साइन सी इक्वल टू होता है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेयर मीडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी के केस में देखें तो रेयर मीडियम कितना होगा, कनाडा बाल्सम का जो वैल्यू दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1.55 अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर मीडियम कितना दिया है ऑर्डिनरी रे के लिए 1.658। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1.55 अपॉन 1.658। ये जो वैल्यू आती है वह आती है 69.2 डिग्री c की। तो कह सकते हैं जो क्रिटिकल एंगल है वह कितना है 69.2 डिग्री। अब कह सकते तो यहाँ पर अगर ऑर्डिनरी रे जो इंसिडेंस ऑफ एंगल सपोज दैट इस ऑर्डिनरी रे का इंसिडेंस ऑफ एंगल सपोज दैट i इक्वल टू कह सकते हैं अगर वह इससे ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, अगर मान लीजिए इसका 75 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस केस में क्या होगा कि जो ओ रे होगी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर i की वैल्यू क्या करें, अगर i की वैल्यू अगर इस क्रिटिकल एंगल 69.2 डिग्री से अगर वह कम होती है तो उस केस में जैसे मान लीजिए अगर यह 62 डिग्री है तो उस केस में जो ओ रे होगी वह ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, क्योंकि इसको इस तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर एक ही रे पास कर पाती है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो कंपोनेंट होता है वह किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में। और उसका ऑर्डिनरी रे के केस में देख सकते हैं जो लाइट का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें जो लाइट का जो वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक वेक्टर का वह
प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब हम लोग, ये तो हो गया इस निकोल प्रिज्म का एक्शन, मतलब इसकी वर्किंग किस टाइप से होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है निकोल प्रिज्म की। तो निकोल प्रिज्म का पहले देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ निकोल प्रिज्म। ड्रॉबैक्स ऑफ निकोल प्रिज्म। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? पहला ये कि जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है वो लार्ज फ्लॉलेस होने के कारण इसका जो मार्केट में कह सकते हैं ये अवेलेबल नहीं हो पाता, इजीली अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह लार्ज होता है, लार्ज फ्लॉलेस के कारण ये मतलब इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, नॉट अवेलेबल। क्योंकि जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है ये कैल्साइट क्रिस्टल से मिलकर बना होता है और वह क्या रहता है, लार्ज वगैरह होने के कारण यह अवेलेबल नहीं रहता है। और दूसरा ये कि इस क्रिस्टल, जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है, कैल्साइट क्रिस्टल की जो ग्राइंडिंग या पॉलिशिंग जो होती है वो काफी कॉस्टली पड़ती है। इसकी पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग ये सब काफी कॉस्टली पड़ती है। ये ज्यादा कॉस्टली होने के कारण ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स है, या कह सकते हैं इसकी लिमिटेशन है। और तीसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए जो लाइट का जो सोर्स है, अगर लाइट कन्वर्जेंट, हाईली कन्वर्जेंट हो या कह सकते हैं अधिक डाइवर्जेंट हो, तो उस केस में जो निकोल प्रिज्म होता है वह सही काम नहीं कर पाता, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। अब जैसे जो कन्वर्जेंट रे होंगी, जैसे मान लीजिए कई सारे सोर्स ऑफ लाइट हैं, यहाँ से S1, S2, S3, कई सारे अगर मान लेते हैं S तक कई सारे लाइट सोर्स हैं, वह किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इसके लिए इस केस में जो ये कन्वर्जेंट है, ये रे किस टाइप की है, कन्वर्जेंट रे होती है। तो ये कन्वर्जेंट लाइट रे के लिए यह यूजफुल नहीं होता है, या फिर अगर वो हाईली डाइवर्जेंट होगी उसके लिए भी यूजफुल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी एक ही सोर्स से कई जगह ये डाइवर्ज हो जाती है, तो उस केस के लिए भी डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट के केस में भी अगर देखिए, अगर वो हाईली डाइवर्जेंट और हाईली कन्वर्जेंट रे होंगी तो उस केस में जो निकोल प्रिज्म होता है वह यूजफुल हमारे लिए नहीं रहता है। और एक और इसका होता है कि जो कनाडा बाल्सम, ये अल्ट्रावायलेट रे के लिए नहीं हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और चौथे का बात करें तो जो निकोल प्रिज्म होता है वो यूवी रे के लिए यूजफुल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि जो कनाडा बाल्सम जो सीमेंट होता है वो क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट रे को वह एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम लोग निकोल प्रिज्म को अल्ट्रावायलेट रे के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके लिमिटेशन, ये ड्रॉबैक्स कह सकते हैं निकोल प्रिज्म का। अब जो निकोल प्रिज्म होता है यह एज अ पोलराइजर भी काम करता है और एंड एन एनालाइजर। तो इसका देखते हैं किस टाइप से काम करता है। एज निकोल प्रिज्म एज पोलराइजर एंड एनालाइजर, यह दोनों काम करता है। एनालाइज, तो इसके लिए क्या होता है, सपोज दैट जो कैल्साइट क्रिस्टल है या निकोल प्रिज्म है, ये N1 है, तो यहां से जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट पड़ती है जिसका वाइब्रेशन
परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में होता रहता है। तो यह क्या करता है, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कर देता है, कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमको क्या मिलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। और दूसरा क्रिस्टल अगर लें, दूसरा निकोल प्रिज्म लें इसी के जस्ट पैरेलल, इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है इसके जस्ट पैरेलल अगर हम लोग दूसरा क्रिस्टल लेते हैं तो क्या होता है, ये इसी के जस्ट ये जो N2 है, N2 N1 के जब जस्ट पैरेलल के होगा तो उस केस में हमको ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है यहाँ पर भी हमको एक मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी। तो इसका भी जो वाइब्रेशन होगा वह प्लेन के पैरेलल के डायरेक्शन में होता है। और जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते जाएंगे उस केस में क्या होगा कि इसकी इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी है कि जब N1 और N2 निकोल प्रिज्म जो N1 और N2 है यह जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं उस कंडीशन में इस निकोल प्रिज्म को बोला जाता है क्रॉस्ड निकोल प्रिज्म। तो क्रॉस्ड का मतलब कह सकते हैं कि जब जो भी क्रिस्टल होते हैं वह एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो क्रिस्टल होते हैं उसको बोला जाता है क्रॉस्ड क्रिस्टल। क्योंकि यहाँ पर निकोल प्रिज्म है इसलिए कहेंगे निकोल क्रॉस्ड निकोल प्रिज्म। ये हो गया, ये जो प्रिज्म होता है निकोल प्रिज्म या पोलराइजर और एनालाइजर दोनों का काम करता है। और ध्यान रखिए कि जो भी अगर हम लोग एज पोलराइजर अगर या मान लीजिए अगर निकोल प्रिज्म ले रहे हैं और अगर एनालाइजर अगर टूरमेलिन ले लें तो उसके तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मटेरियल दोनों का ही सेम रहना चाहिए तभी वो सही रहेगा। नहीं तो क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सभी चीजें चेंज होती हैं, इसलिए हमको वही मटेरियल लेना चाहिए जो एज अ पोलराइजर यूज हो रहा है वही एज अ एनालाइजर भी यूज होता है। तो ये तो हो गया निकोल प्रिज्म। अब हम लोग बात करेंगे फेज रिटार्डेशन प्लेट के बारे में। फेज रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। फेज रिटार्डेशन प्लेट तो जो फेज रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए अभी हमने जो कैल्साइट क्रिस्टल लिया, यह एक क्रिस्टल है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं, इसमें एक अगर इस सोर्स से लाइट आ रही है तो ये एक तो ई रे में निकल जाएगी और दूसरी ओ रे, यह हो गई ई रे और ये ओ रे। तो इस ई रे का जो वाइब्रेशन होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर का वो किस डायरेक्शन में होगा, प्लेन के पैरेलल, और ओ रे का प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ किसी एस से सोर्स ऑफ एस से यहाँ से लाइट जा रही है पास और इस क्रिस्टल पर पड़ी, और क्योंकि ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है तो यह क्या करेगा, इसको दो रे में डिवाइड कर देगा, ई रे और ओ रे। तो इसमें कह सकते हैं इनका जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो कितना होगा। और अगर इस क्रिस्टल की थिकनेस कितनी है, डी मान लेते हैं, इस क्रिस्टल की अगर थिकनेस डी है तो क्या होगा कि अगर हम लोग पहले देखें ऑप्टिकल पाथ ओ रे के लिए कितना होगा, ऑप्टिकल पाथ अगर ऑप्टिकल पाथ फॉर ओ रे के लिए अगर देखें तो देखिए ओ रे का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो कितना होता है, म्यू ओ हो जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए कितना होगा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, म्यू ई। तो फॉर ओ रे के लिए अगर हम लोग देखें तो जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो कितना होगा, इसका और इसका है, मतलब थिकनेस का और उसके जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही ऑप्टिकल पाथ कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि म्यू ओ डी, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रे के लिए ऑप्टिकल पाथ होगा। और अगर फॉर ई रे के लिए अगर बात करें, ई रे के लिए तो इसके लिए कितना हो जाएगा, म्यू ई डी। तो अगर हम लोग देखें इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है,
मतलब ये वाली जो रे चल रही है ओ रे और ई रे, इन दोनों के पाथ डिफरेंस को अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस वह कितना हो जाएगा, इन दोनों का कह सकते हैं डिफरेंस कितना होगा। तो अगर मान लीजिए, देखिए इसमें दो टाइप क्रिस्टल हो सकते हैं। अगर एक कैल्साइट क्रिस्टल है मतलब निगेटिव क्रिस्टल है, निगेटिव क्रिस्टल में क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी ऑफ ई रे होती है या ग्रेटर देन होती है वीओ की, ऑर्डिनरी रे की अपेक्षा इसकी वेलोसिटी अधिक होती है। जब इसकी वेलोसिटी अधिक होती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे लेस होता है, मतलब म्यू ई इज लेस देन म्यू ओ। अगर यह निगेटिव क्रिस्टल है तब क्या हो जाएगा कि डी म्यू ई माइनस म्यू ओ होगा, म्यू ओ माइनस म्यू ई। यह निगेटिव क्रिस्टल के लिए बात है। जैसे मान लीजिए कैल्साइट है, अगर क्वार्ट्ज लेते हैं तो ये कह सकते हैं निगेटिव क्रिस्टल के लिए है। अगर पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू ई माइनस म्यू ओ। ये क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करता है ये पाथ डिफरेंस, कि डी म्यू ओ माइनस म्यू ई होगा कि डी म्यू ई माइनस म्यू ओ होगा। ये क्रिस्टल के नेचर पे या किस टाइप का क्रिस्टल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग बात करें जो फेज रिटार्डेशन प्लेट होती है, इसमें क्या होता है कि जहां पर ये जो रिफ्रैक्टिव फेस है इस प्लेट का क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव फेस है। अब इसको इसी के ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग कट कर देंगे तो क्या होता है कि वहां पर जो भी मतलब पाथ डिफरेंस वगैरह आता है उसी को देखा जाता है। इसमें जो पाथ डिफरेंस होगा कितना आएगा, डी म्यू ई माइनस म्यू ओ। इसका पाथ डिफरेंस कितना है, देखिए एक हमको रिलेशन पता है कि फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है, फेज डिफरेंस यह इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अभी हमने देखा कि जो पाथ डिफरेंस होता है वह कितना होता है, पाथ डिफरेंस कितना था, डी म्यू ओ माइनस म्यू ई। ये किस क्रिस्टल के लिए बात हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये निगेटिव क्रिस्टल के लिए बात हो रही है, क्योंकि म्यू ओ की वैल्यू म्यू ई की अपेक्षा अधिक है। तो यह किस टाइप का क्रिस्टल हुआ, निगेटिव क्रिस्टल के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस ये कितना जो है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस की जगह क्या रख देंगे, डी म्यू ई म्यू ओ माइनस म्यू ई, डी म्यू ओ माइनस म्यू ई। तो ये हो गया इनके बीच फेज डिफरेंस। देखिए जो फेज रिटार्डेशन प्लेट होती है यह दो टाइप की होती है, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट। अब इसके बारे में देखते हैं ये किस टाइप के होते हैं। इनको क्या किया जाए, सबसे पहले देखते हैं क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। ये दो टाइप की होती है, पहला हो गया क्वार्टर वेव प्लेट और दूसरा होता है हाफ वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट। तो अगर क्वार्टर वेव प्लेट के बारे में देखा जाए तो उसको क्या करिए कि जो भी क्रिस्टल है उसको क्या करिए, उसका जो रिफ्रैक्टिव फेस होता है उसको ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल अगर हम उसको कट कर देते हैं और उस दौरान जो फेज डिफरेंस हमको मिलता है वो कितना मिलता है, π/2 का। तो अगर हम लोग पहले देखेंगे क्वार्टर वेव प्लेट के लिए,
तो जो फेज डिफरेंस मिलता है वो कितना मिलता है, फेज डिफरेंस वो मिलता है π/2 का। अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमको पता है फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू हो जाता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये हो गया पाथ डिफरेंस। अब हमको पता है कि फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी गई है, π/2। तो ये यहाँ पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस अपॉन 2π। तो हमको दिया है कि फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी गई, π/2। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में रख देंगे लैम्डा अपॉन 2π इंटू फेज डिफरेंस की जगह क्या रखेंगे, π/2। तो ये पाई से पाई कट जाएगा और हमको पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, λ/4 का। तो इसमें जो हमको मिला पाथ डिफरेंस कितना मिला, λ/4 क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। अब इसकी थिकनेस कितनी होगी, अभी हमने देखा कि देखिए पाथ डिफरेंस कितना है, λ/4। इसका यूज अभी होगा। तो अभी जैसे जो पाथ डिफरेंस अभी इससे पहले जो देखे थे हम लोग, पाथ डिफरेंस वो कितना था, d μO माइनस μe। अभी हमने जो निकाला पाथ डिफरेंस वो कितना था, λ/4 इक्वल टू हो जाएगा d μO माइनस μe। यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये चीज आ जाएगी नीचे, तो ये हो जाएगा λ/4 μO माइनस μe। ये देखिए किस क्रिस्टल के लिए है, जब क्रिस्टल निगेटिव है, जैसे कह सकते हैं जो है निगेटिव क्रिस्टल के लिए यह वैल्यू आई है। जैसे कैल्साइट, जो कैल्साइट होता है यह एक टाइप का निगेटिव क्रिस्टल है। और अगर हम क्वार्ट्ज के लिए जो एक टाइप का पॉजिटिव क्रिस्टल है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा केवल थोड़ा चेंजिंग आएगी λ/4, यहाँ μe माइनस μO हो जाएगा, μe माइनस μO। ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज। तो ये क्वार्ट्ज के लिए ये वाली हो जाएगी, पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और निगेटिव क्रिस्टल के लिए इसको देखेंगे। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं क्वार्टर वेव प्लेट पर। तो हम लोग एक चीज यहां से नोटिस कर सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, अगर जैसे μO और μe की वैल्यू दी गई है, तो वहां से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो क्रिस्टल है वो किस टाइप का क्रिस्टल है, वो निगेटिव क्रिस्टल है कि पॉजिटिव क्रिस्टल है। तो अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं इससे रिलेटेड। इसमें जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहले देखते हैं क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। एक क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम। जो लैम्डा की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 5893 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये लैम्डा की वैल्यू दी गई। अब आगे है क्वेश्चन में कि गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस फॉर ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आर 1 पॉइंट, देखिए म्यू ओ की वैल्यू दी गई 1.544 और म्यू ई की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.553। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, थिकनेस कितनी होगी, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, λ/4। अब देखिए, अब यहाँ से पहले हम लोग पता करें कि
ये किस टाइप का क्रिस्टल है, क्योंकि यहाँ पर म्यू ई की वैल्यू या म्यू ओ के से ग्रेटर देन है, तो उस केस में क्या होगा, ये किस टाइप का क्रिस्टल हो जाएगा, पॉजिटिव क्रिस्टल। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कह सकते हैं म्यू ई माइनस म्यू ओ। ओके, तो यहाँ पर लैम्डा हमको कितना दिया है 5893 एंगस्ट्रॉम, 5893 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 4, और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं 1.553 माइनस 1.544। अब इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 5893 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 4। इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 ये हो जाएगा 0, मतलब 0.00 ये वैल्यू आई इसमें घटाने पर। तो इसको क्या करिए कि 5893 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 4 इंटू इस 9 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5893 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 इंटू 9। अब इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। अब 4 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 चौक 16, 2 बचा 19, 29, 4 सत्ते 28, 13, 4 के 12, 1.125। ये हो जाएगा 1473 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 9। इसको करिए तो 1 5 7 9 6 54 3 35 9 27 3 6 9 6 9 7 63। कह सकते हैं कि 10 टू द पावर -7। ये जो वैल्यू ये हो जाएगा 0.167, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 होगा, फिर 7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो इसके बीच जो थिकनेस कितनी आई, D इक्वल टू आया 0.1637 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। अब अगर एक दूसरा और क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि इफ अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 0.001, मतलब हमको दिया क्या है कि म्यू ओ माइनस म्यू ई, इसकी वैल्यू दी है 0.001, और उसके बाद क्या है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर लैम्डा इक्वल टू 5000। लैम्डा की वैल्यू दी गई है कितनी 5000 एंगस्ट्रॉम। हमको कैलकुलेट क्या करना है D। तो D बराबर कितना आता है फॉर क्वार्टर वेव प्लेट के लिए यहाँ पर बात हो रही है, तो D इक्वल टू होता है लैम्डा बाई 4 इंटू म्यू ओ माइनस म्यू ई। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 इंटू ये 0.001 हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 1.10 टू द पावर -3। तो 5 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर, ये -3 ऊपर जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, तो -4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये कितनी आई D की वैल्यू आई है। ये सब बातें हुई क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। अब बात करेंगे हाफ वेव प्लेट की।
दूसरा है हाफ वेव प्लेट। तो हाफ वेव प्लेट में क्या आता है कि जो भी क्रिस्टल है, जब उसको उस रिफ्रैक्टिव प्लेन या जो फेस होता है उसको जब उसके ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग अगर उसको कट कर देते हैं तो उस दौरान, और उसका जो फेस डिफरेंस होता है वो अगर पाई होता है तो वो होता है हाफ वेव प्लेट। तो इसमें क्या होता है, अगर फेस डिफरेंस वो कितना है, पाई का होता है, तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। अभी हमने फॉर्मूला जो किया था कि फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से अगर फेज डिफरेंस पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो फिर उसी की तरह जैसे अभी हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2। वहां पर क्या आया था, 4 आया था, तो क्योंकि यहाँ पर हाफ वेव प्लेट के बारे में बात हो रही है तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू ओ माइनस म्यू ई, ये किसके लिए हो जाएगा, निगेटिव क्रिस्टल के लिए, क्योंकि यहाँ पर म्यू ओ की वैल्यू अधिक है, ये निगेटिव क्रिस्टल के लिए हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए देखें तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू ई अपॉन म्यू ओ, ये किसके लिए हो जाएगा, पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए। तो अब इसमें अगर न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करें तो क्या है कि जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन थिकनेस ऑफ ए क्वार्टर वेव प्लेट एंड थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट। इसमें बात करनी है क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट दोनों में क्या रिलेशन होगा, और जिसके लिए लैम्डा, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा है। तो अगर ये, और ये किसके लिए बात करनी है, क्वार्ट्ज के लिए। तो क्वार्ट्ज कैसा है, जो क्वार्ट्ज होता है वो एक टाइप का पॉजिटिव क्रिस्टल है। तो पॉजिटिव क्रिस्टल है, इसका मतलब अगर हम लोग हाफ वेव प्लेट के बारे में बात करें तो कितना होगा, उसको डीएच से डिनोट कर रहे हैं, तो लैम्डा अपॉन 2, क्योंकि पॉजिटिव क्रिस्टल है। पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द ई रे। तो यहाँ तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसका अधिक होगा, म्यू ई का। तो म्यू ई माइनस म्यू ओ, ये हाफ वेव प्लेट के बारे में हो गया। अगर इसके बारे में जो क्वार्टर वेव प्लेट डी क्यू, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 म्यू ई माइनस म्यू ओ। क्या करिए कि इन दोनों इक्वेशन को, या इक्वेशन फर्स्ट है या इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डी एच अपॉन डी क्यू इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू ई माइनस म्यू ओ अपॉन क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 म्यू ई माइनस म्यू ओ। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, ये 4/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो डी एच अपॉन डी क्यू ये 2 हो गया। मतलब कह सकते हैं कि डी एच इक्वल टू हो जाएगा 2 डी क्यू। ये डी क्यू क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट की जो थिकनेस है, और ये क्या है, हाफ वेव प्लेट की जो थिकनेस है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। इससे रिलेटेड और भी कई सारे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन क्या आता है कि जब हम जो भी प्लेट है
या कह सकते हैं जो भी क्रिस्टल है, अगर हम उसको उसी के एक्सिस पर क्या करें, रोटेट कर रहे हैं, तो उसके एंगल ऑफ रोटेशन में कितनी चेंजिंग आ रही है वह किस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वह देखिए किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उसकी वेवलेंथ पर, थिकनेस पर, इन सभी पर डिपेंड करता है। तो जो इसका जो डिपेंड, अगर ये किस पे डिपेंड करता है, पहला हो जाएगा, पहला होगा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर और वेवलेंथ, किस वेवलेंथ से लाइट रे आ रही है, उसकी थिकनेस कितनी है और उसका कंसंट्रेशन कितना है, वो जो भी सॉल्यूशन है, जो भी वो क्रिस्टल बना है उसका सॉल्यूशन किस टाइप का, उसकी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इन सभी पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन जो आता है वह कितना आता है, थीटा अपॉन यल इंटू सी। यल क्या आता है, लेंथ होता है। और ये सब जो वैल्यू होती है, इस जैसे जो लेंथ हम लोग लेंगे उसको डेसीमीटर में नोट करेंगे, और जो थीटा की जो वैल्यू होगी वह डिग्री में होगी, और कंसंट्रेशन मतलब जो डेंसिटी होगी उसको हम ग्राम पर सीसी क्यूब में लेते हैं, ग्राम पर सीसी। तो अगर देखा जाए तो अगर डिपेंडेंसी अगर देखेंगे कि किस पर डिपेंड करता है, पहला हो जाएगा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर, दूसरा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, या फिर इसका कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तीसरा है वेवलेंथ, और चौथा है उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल, तो अगर हम कह सकते हैं जो थीटा जो वैरी करता है, किस पे डिपेंड करता है, थीटा इस प्रोपोर्शन थिकनेस को यहाँ पर यल से लेंगे, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, और लैम्डा बाई 1/λ/4 इस उसकी वेवलेंथ पर, किस वेवलेंथ पे लाइट आ रही है, टेम्परेचर पर और उसकी और डेंसिटी पर, ठीक, उसकी कंसंट्रेशन कह सकते हैं या डेंसिटी कह सकते हैं। तो इन सभी पर को स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर, उसकी वेवलेंथ पर, टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन पर। लेकिन यहाँ पर ये अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो थीटा इक्वल टू आता है, एक कांस्टेंट आएगा, वही जो कांस्टेंट होता है वही क्या आता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है। और क्योंकि यह टेम्परेचर और इस यहाँ पर कह सकते हैं लैम्डा वेवलेंथ, इसके फॉर्मूले में टेम्परेचर और वेवलेंथ नहीं आते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया, और क्या हो जाएगा, इसकी यल मतलब लेंथ इंटू सी, तो स्पेसिफिक रोटेशन बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन एल इंटू सी। अब देखिए जो थीटा जो होता है यह डिग्री में होना चाहिए, उसकी जो लेंथ होगी वह डेसीमीटर में होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए, ग्राम पर सीसी में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रोटेशन इन डिग्री अपॉन जो लेंथ हम लेंगे उसको डेसीमीटर में, लेंथ इन डेसीमीटर इनटू उसका कंसंट्रेशन इन ग्राम पर सीसी। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो रोटेशन लेंगे हम लोग उसको डिग्री में होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए और डेसीमीटर में, कंसंट्रेशन ग्राम पर सीसी में।
अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन में। जैसे मान लीजिए कोई भी शुगर सॉल्यूशन है और उसमें अगर हम जैसे मान लीजिए अगर उसका जो वॉल्यूम है किसी पानी का वह अगर 8 ml या कुछ भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई भी अगर चीज डालते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना है इन सभी पे डिपेंड करता है। तो इसका जो न्यूमेरिकल है, जैसे यहाँ पर जो पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन इफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज टर्न्ड थ्रू 26.4 ऑन ट्रांसवर्सिंग 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ 20% शुगर सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो थीटा की वैल्यू दी गई वह 26.4 डिग्री है, थीटा इक्वल टू है 26.4 डिग्री, और जो कंसंट्रेशन है C कितना है 20% दिया गया है, और उसकी लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लेंथ है उसको हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो तो ग्राम पर सीसी क्यूब में होगा, और थीटा इसमें दिया गया है। तो स्पेसिफिक रोटेशन पर, और ये जो वैल्यू हो गया ये हो जाएगा 2 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। थीटा की वैल्यू दी गई है 26.4 अपॉन ये जो एल की वैल्यू कितनी दी गई है डेसीमीटर में कितनी है 2 इंटू, अब देखिए कंसंट्रेशन कितना होगा, यह हो जाएगा 0.2 ग्राम पर सीसी, क्योंकि परसेंटेज में है तो 20 अपॉन अगर 100 करेंगे तो ये कितना आएगा 0.2 ग्राम पर सीसी। तो इसको ये कितना कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.2, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, बचे कितना 264/4, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4 6 24 66 डिग्री। तो जो स्पेसिफिक रोटेशन आएगा वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 66 डिग्री। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें दूसरा है ए शुगर सॉल्यूशन इन अ ट्यूब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रोड्यूस एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 13 डिग्री विद लेंथ ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। देखिए एक शुगर सॉल्यूशन है, वह जिस ट्यूब में रखा गया उस ट्यूब की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो जो एल की वैल्यू है वह है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग ये 20 सेंटीमीटर इसको हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 डेसीमीटर। और जो रोटेशन दिया गया है वो कितना 13.6 डिग्री, और क्या दिया गया उसकी वेवलेंथ 6000, लेकिन वेवलेंथ पर तो डिपेंड होगा नहीं क्योंकि उस फॉर्मूले में वेवलेंथ आया नहीं है, तो वेवलेंथ ना लिखे चलेगा। और लेकिन उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन दिया गया वो 65 डिग्री, जो हमको स्पेसिफिक रोटेशन दिया गया है वो कितना 65 डिग्री। तो कंसंट्रेशन सी की वैल्यू को बोला है कैलकुलेट करने के लिए, तो हमको पता है जो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रोटेशन बराबर होता है थीटा अपॉन एल इंटू सी। तो यहाँ पर ये चीज तो हमको दी गई है स्पेसिफिक रोटेशन 65 डिग्री और थीटा भी दिया गया और लेंथ इतना है, हमको कैलकुलेट क्या करना है कंसंट्रेशन सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सी बराबर क्या आ जाएगा थीटा अपॉन एल इंटू स्पेसिफिक रोटेशन। अब सभी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। थीटा वैल्यू कितने दिया है 13 यहाँ पर केवल 13 है जी 13 है। तो जो थीटा इक्वल टू दिया 13 डिग्री, 13 अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डेसीमीटर है तो 2 इंटू स्पेसिफिक रोटेशन दिया 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1। इसका जो कंसंट्रेशन होगा 0.1 किसमें होगा ग्राम पर सीसी। तो ये रहे इसके ऊपर न्यूमेरिकल
तो ये रहा आज का वीडियो और आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।